हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद गरिमा। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक लॉज में से आता है, जिसे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे डिमांड के बारे में। देखिए, जनरली वांट, डिज़ायर और डिमांड तीनों टर्म्स को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म्स में इन तीनों के मीनिंग जो हैं वो अलग अलग होते हैं। डिज़ायर का मतलब क्या है? डिज़ायर इज़ जस्ट ए विशफुल थिंकिंग। देखिए, आपको एग्जांपल से बताती हूँ मैं कि सपोज़ आप कोई बड़ी कार ख़रीदना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास उसे ख़रीदने के लिए एनफ मनी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो वो क्या है? वो आपकी जस्ट ए विशफुल थिंकिंग बन के रह जाती है, वो आपकी डिज़ायर है। ठीक है। सेकंड, हम बात करेंगे अबाउट द वांट। ठीक है, वांट का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन आप वो पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे। आप चाहते हैं कि कोई और आपको गिफ्ट कर दे। सपोज़ आप चाह रहे हैं कि आपको कोई वॉच पसंद है, आप चाह रहे हैं कि आपके बर्थडे पे आपके फ्रेंड्स फैमिली कोई आपको गिफ्ट कर दे। आपके पास पैसे हैं लेकिन आप खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से कि वहाँ से आपको मिल जाए वो चीज़। ठीक है, तो ये क्या है? ये वांट है। और थर्ड जो आती है वो आती है डिमांड। अब डिमांड क्या है? जब आपके पास मनी भी है परचेज़ करने के लिए, ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट भी है उस चीज़ की, आपकी विश भी है आप उसको ख़रीद लें, आपके पास एनफ मनी भी है और आप उस मनी को स्पेंड भी करना चाह रहे हैं, यू आर रेडी टू स्पेंड दैट मनी, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड डिमांड। वो सिचुएशन डिमांड कहलाती है। ठीक है, अगर बुकिश लैंग्वेज में देखें तो डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज़ द क्वांटिटी विच ए कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। डिमांड क्या है? वो क्वांटिटी है किसी भी गुड की जिसे एक कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे परचेज़ करना चाहता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहली बात कि आपकी विश होनी चाहिए कि आप उसको ख़रीदना चाह रहे हैं। दूसरी बात, आपके पास एनफ मनी होनी चाहिए। और थर्ड थिंग कि आप विलिंगनेस होने चाहिए टू पे, स्पेंड करने के लिए आप रेडी होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज इन्वर्सली विद प्राइस। कि जब भी आपके अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, अदर फैक्टर कांस्टेंट होने का मतलब है कि आपके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फैशन, क्लाइमेट एंड लेवल ऑफ इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इन सभी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर चेंज आ रहा है तो वो आ रहा है सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में। ठीक है, और उसकी वजह से जो डिमांड में चेंजेस आते हैं वो आपका लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है, ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है कि जब भी आपके किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तो उसकी डिमांड कम की जाती है, और प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड ज़्यादा की जाती है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? डाउनवर्ड फॉलिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है डिमांड कर्व का। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है। अगर आपके प्राइस ज़्यादा होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। इधर एक्स एक्सेस पे हम क्वांटिटी शो करते हैं और वाई एक्सेस पे हम प्राइस शो करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड के लिए कुछ अजम्पशंस बताई गई हैं, कुछ अवधारणाएं हैं कि जिनके अंडर लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली क्या होती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन
कांस्टेंट, कि आपकी जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। सेकेंड अजम्पशन आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स विच कैन रिप्लेस ईच अदर, ठीक है, जैसे आपका कोक, पेप्सी, माजा, स्लाइस, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, ठीक है, जैसे आपका कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, वो सब रिलेटेड गुड्स होते हैं। तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस जो हैं वो आपके सेम रहने चाहिए, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, कि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो हैं कंज्यूमर्स के वो सेम रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले कोई और ब्रांड यूज़ कर रहे थे गुड्स का, उसके बाद आपने शिफ्ट कर लिया किसी और ब्रांड पे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन क्वालिटी ऑफ सिमिलर गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। आपके जितने भी सेम टाइप के गुड्स हैं मार्केट में, उनकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, या ये कह लीजिए कि अनचेंज होनी चाहिए, जैसी पहले थी वैसी ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन क्या रहती है कि नियर फ्यूचर आपके प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं रहेगा उस प्रोडक्ट के, ना तो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और ना ही कम होने वाले। देखिए, जब भी नियर फ्यूचर प्राइसेस में चेंज होने की संभावनाएं होती हैं तो क्या होता है कि सपोज़ कीजिए आपके प्राइसेस किसी प्रोडक्ट के, आपको पता लगे कि पेट्रोल के प्राइसेस कल रात के बाद, आधी रात के बाद बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे कि अभी जाके पेट्रोल पंप से अपनी कार की टंकी फुल करा लेंगे, ठीक है। और आप सिर्फ अकेले नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। तो इस वजह से क्या होगा कि अचानक से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी पेट्रोल की, ठीक है। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, प्राइस के कम या ज़्यादा होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। नेक्स्ट जो रहता है नो सब्स्टिट्यूट फॉर द कमोडिटी अवेलेबल, कि कोई नियर बाय सब्स्टिट्यूट उस प्रोडक्ट का अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जैसे पेप्सी के लिए कोक है, स्लाइस के लिए माजा है, टी के लिए कॉफ़ी है, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ डिमांड जब हम पढ़ते हैं तो कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती हैं, ठीक है। जैसे एक टर्म आती है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो ये दिखाती है कि एट द डिफरेंट प्राइसेस विच क्वांटिटी यू आर गोइंग टू परचेज, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि आपका कमोडिटी का प्राइस 10 रुपये था, तो आप 4 यूनिट्स परचेज कर रहे थे। कमोडिटी का प्राइस 9 रुपये हुआ तो आप 5 यूनिट्स परचेज करने लग गए। 8 हुआ तो आप 6 यूनिट्स परचेज करने लग गए, ठीक है। ये जो टेबल है इसको डिमांड शेड्यूल बोल देते हैं। और इसी टेबल को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इधर आपका एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी और वाई एक्सेस पे आपका प्राइस रहता है। जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे डिमांड कर्व बोल दिया जाता है, जो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ठीक है। आई होप कि समझ आया है आपको। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड काम कहाँ नहीं करता है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। सबसे पहले आता है इग्नोरेंस। कई बार इग्नोरेंस की वजह से हमें आइडिया नहीं होता है गुड्स की क्वालिटी के बारे में, जिस वजह से हम क्या करते हैं कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को उनकी पैकेजिंग की वजह से या हाई प्राइस की वजह से उनको हाई क्वालिटी हम कंसीडर कर लेते हैं और उनके लिए हाई पे कर देते हैं, या उनके प्राइसेस हाई होने की वजह से भी हम डिमांड कम नहीं करते हैं उनकी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इग्नोरेंस इफेक्ट होता है, जिस वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। एक्सेप्शंस के केस में आपका डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप होता है, इस तरह से ये अपवर्ड स्लोप होता है कि आपका प्राइस ज़्यादा हो रहा है फिर भी डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब दूसरा रीज़न क्या हो सकता है इसका, स्पेकुलेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। स्पेकुलेटिव इफेक्ट्स क्या है कि स्पेकुलेशंस की वजह से कई बार क्या होता है कि लोग स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, प्राइसेस कम होते हैं गुड्स के तो स्टोर कर लेते हैं, फिर उनको अचानक से तब मार्केट में रिलीज़ करते हैं जब प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो सिचुएशन आ जाती है
उस टाइम पे भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। थर्ड आपका रीज़न रहता है गिफन इफेक्ट, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ गुड्स जब डिस्कस किया है तो उसमें भी बड़े अच्छे से समझाया है। मैं आपको लिंक दे दूँगी उसका लेक्चर का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसे आप देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, जिसमें आप सारी टाइप्स ऑफ गुड्स को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो गिफन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो इन्फीरियर क्वालिटी की होती हैं बट लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, इस केस में इन इन्फीरियर गुड्स के प्राइस बढ़ने की वजह से भी डिमांड कम नहीं हो रही है, इनके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये सिचुएशन रहती है, ये अपवर्ड रहता है आपका इस तरह से, इधर आपका क्वांटिटी, इधर आपका प्राइस, एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे आपका प्राइस रहता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें रीज़न रहता है फियर ऑफ शॉर्टेज। कई बार वॉर की वजह से या इमरजेंसी की वजह से लोगों को लगता है कि गुड्स जो है वो शॉर्टेज में हो जाएंगी, वो नहीं मिल पाए कहीं, तो इसलिए हायर प्राइसेस पे जब वो चीज़ें मिल रही होती हैं तो लोग उनको परचेज़ कर लेते हैं कि कहीं नियर फ्यूचर ऐसा ना हो कि वो चीज़ें शॉर्टेज में हो जाए, हमें मिले ही नहीं। तो इस रीज़न से भी लोग ज़्यादा प्राइसेस पे, हायर प्राइसेस पे उन्हें परचेज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है प्रेस्टीजियस गुड्स। प्रेस्टीजियस गुड्स को कौन सी गुड्स होती है? वेबलन गुड्स भी जिनको बोलते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। वेबलन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो सोशल स्टेटस का इशू रखती हैं, जिनको रखना सोसाइटी में एक तरह से प्रेस्टीज इशू माना जाता है, जैसे आपका डायमंड है और आपका कॉस्टली कारपेट्स है। ठीक है, या जो आपका आर्टिस्ट का किया हुआ काम होता है, उस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो प्रेस्टीजियस इशू होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ क्या होती है कि वो चीज़ें जिनके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या कह लीजिए कि वो चीज़ें जिन पे आपको स्पेंड करना ही होता है, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं ये, जैसे आपका वीट है, गैस है, राइस है, सॉल्ट है, शुगर है, इन पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? अब बैंड वैगन इफेक्ट जो है वो उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट भी बोल देते हैं, रैचेट इफेक्ट भी बोल देते हैं बैंड वैगन इफेक्ट को। बैंड वैगन इफेक्ट जो है एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है जिसमें लोग कुछ खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि अदर पीपल आर डूइंग सेम थिंग। जब दूसरे लोग कर रहे हैं और उनको फॉलो करने लग जाते हैं हम, ठीक है, तो उस सिचुएशन को बैंड वैगन इफेक्ट कह देते हैं कि पूरी सोसाइटी का ही टेस्ट चेंज हो रहा है। जैसे अभी देखिए कि अब कुछ टाइम पहले ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ का ट्रेंड हुआ करता था, लेकिन अभी ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे कहीं भी। ठीक है, ये सोशल इशू भी नहीं है, प्रेस्टीजियस इशू भी नहीं है, लेकिन लोग एक दूसरे को देख के क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड को। तो ये क्या है? बैंड वैगन इफेक्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोल देते हैं, रैचेट इफेक्ट इसी को बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिमांड कर्व जो आपका होता है ना, वो मोर इलास्टिक होता है बैंड वैगन इफेक्ट में, और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ में, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ में इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट जो रीज़न रहता है या लास्ट जो केस रहता है, जो एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का, स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट जो है ये कह लीजिए कि वो इफ़ेक्ट है कि जिसमें आप यूनिक कमोडिटी रखते हैं प्रेस्टीज वैल्यू के लिए, जिसमें आप ये दिखाना चाहते हैं कि आई हैव मोर मनी। ठीक है, जब आप अपनी सोसाइटी में अपने सोशल इमेज को लेके वो चीज़ें परचेज करते हैं जिससे लोगों को पता लगता है कि आपके पास बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, वो स्नोब इफेक्ट है। और इसको अगर बात करें इसके डिमांड कर्व की, तो ये लेस इलास्टिक होता है स्नोब गुड्स का कर्व जो है, डिमांड कर्व जो है, और ये रिलेटेड होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ से। ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो होती हैं वो आप पब्लिक इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करेंगे तो आप उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में कि हमने अभी पढ़ा कि डिमांड का मतलब क्या होता है, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, देन अजम्पशंस इसकी,
और एक्सेप्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड चेंज इन डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है, कि मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व क्या होता है, उसको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है उन टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप कि लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।